यार देखो, कनाडा में आने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन हर कोई इमिग्रेंट अपने हिसाब से आता है, अपने वे में आता है, जो जिसको लगता है कि वो सबसे ईज़ी तरीका है कनाडा आने का। बहुत लोगों की कनाडा ड्रीम है, कनाडा आना चाहते हैं, कनाडा में सेटल होना चाहते हैं। कोई रिफ्यूजी बन के आता है, कोई एसाइलम सीकर बन के आता है, कोई स्टडी परमिट पे आता है, कोई वर्क परमिट पे आता है, कोई एलएमआई रिलेटेड जॉब पे आता है, कोई एक्सप्रेस एंट्री पे आता है, कोई डायरेक्ट पीआर लेता है, कोई बिज़नेस ओपन करता है तो उससे डायरेक्ट पीआर लेता है, कोई ऐसी जगह जाता है, कोई ऐसा लेबर वर्क करता है जिससे उसको एलएमआई रिलेटेड जॉब मिल जाए और ईज़ी पीआर मिल जाए विद इन आफ्टर 6 मंथ्स या आफ्टर 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद। तो हर किसी का अपना अपना तरीका है, लेकिन मैं इस वीडियो में आज बात करूँगा 2 तरीके से कि कनाडा जब आप आते हो, एक है वर्क परमिट, एक है स्टडी परमिट। तो मैं इसमें डिफरेंट क्राइटेरिया, डिफरेंट कैटेगरी के बारे में भी बात करूँगा और आप उसमें आप देख सकते हो कि आप कहाँ फिट बैठते हो, कि आपको वर्क परमिट पे आना चाहिए या आपको स्टडी परमिट पे आना चाहिए, क्योंकि यही 2 सबसे फेमस वे है जिसमें मैक्सिमम इमिग्रेंट्स आते हैं। और उसके बाद जो आते हैं वो है रिफ्यूजी। आप रिफ्यूजी तो है नहीं, तो मैं रिफ्यूजी के रिगार्डिंग वीडियो नहीं है, तो ये सिर्फ कंपेयर करेगी वर्क परमिट के रिगार्डिंग और स्टडी परमिट के रिगार्डिंग। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करना। और वीडियो पसंद आती है लाइक एंड शेयर ज़रूर करना विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी, यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग इट। तो चलते आज के टॉपिक पे। देखो यार, अगर आप कनाडा आना चाहते हो आफ्टर 12th के बाद, तो यार अगर आप 12th के बाद आते हो तो आपके पास एक्सपीरियंस तो ऑब्वियस सी बात नहीं होगा। तो जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप वर्क परमिट पे तो आ नहीं पाओगे। तो आपके पास एक ही तरीका है, वो है स्टडी परमिट। आप आईलेट्स का एग्ज़ाम दो, पीटी का एग्ज़ाम दो, टॉफल का एग्ज़ाम दो और उसके अकॉर्डिंग आप जिस भी स्टडी में जाना चाहते हो, जो भी आप कोर्स लेना चाहते हो, जिस भी प्रोविंस में आप जाना चाहते हो, आप वहाँ पे जा सकते हो। लेकिन अगर आपका फोकस सीधा पीआर पे है स्टडी के बाद, तो ऐसे प्रोविंस को पहले से ही चूज़ करो जहाँ पे आप आफ्टर 1 ईयर या आफ्टर 2 ईयर स्टडी खत्म होने के बाद आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल आप हो जाओ। मतलब आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा कि आप पहले मैं 2 साल स्टडी करूँगा या 3 साल स्टडी करूँगा, फिर मेरे को 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। तो ऑटोमेटिकली पहले से ही प्लानिंग करो कि आपको कहाँ जाना है और किस प्रोविंस में जाना है। देखो, जहाँ पे ईजी पीआर है वहाँ पे आपको इश्यूज़ भी आएंगे इन टर्म्स ऑफ टू गेटिंग अ पार्ट टाइम जॉब्स, इन टर्म्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। देखो, पीआर वहाँ पर ईजी जल्दी तभी मिलता है उन प्रोविंस में जहाँ पे ये चीज़ें होती है, क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट चाहती है कि वहाँ भी लोग बसे, वहाँ की भी इकॉनमी, उस सिटी की, उस टाउन की, उस प्रोविंस की इकॉनमी बढ़े। तो ये मत सोचना कि आपको इतना जल्दी ईजी पीआर मिल रहा है तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी। दूसरी बात होती है कि अगर आप 10th या 11th क्लास में हैं, तो ऐसे हाई स्कूल्स भी है कनाडा में जो 11th-12th स्टैंडर्ड में भी आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्पेशली वो कहते हैं कि आप भी उनको वेलकम करते हैं। तो अगर आप 11th-12th स्टैंडर्ड में आना चाहते हैं, आप तब भी आ सकते हैं। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, मतलब बहुत सारे इंटरनेशनल स्कूल्स हैं जो कनाडा में हर प्रोविंस में जो आपको अलाउ करते हैं। आपको उसके लिए भी आईलेट्स एकेडमिक टेस्ट देना होता है या टॉफल या पीटी का एग्ज़ाम देना होता है। मेनली वो मांगते हैं कि आप आईलेट्स एकेडमिक दो अगर आप 11th-12th में आ रहे हो। तो अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो, देखो, अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट करी हुई है और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही 2 साल का, ना ही 3 साल का मिनिमम, तो आपको मैं यही एडवाइस करूँगा, इट्स बेटर इफ़ यू कम ऑन स्टडी वीज़ा एज़ कम्पेयर टू वर्क परमिट। क्योंकि वर्क परमिट में आप तभी आओ जब आपके पास एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस हो। लेकिन अब वर्क परमिट में 3 चीज़ें काउंट होती है। पहला होता है स्टडी, आपने क्या, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। दूसरी होती है आपकी एज, अगर आप बिलो 30 है तो आपके चांसेस टू गेटिंग एलएमआई रिलेटेड जॉब तो ईजी है। और दूसरा होता है आपका एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एटलीस्ट मिनिमम 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपके चांसेस टू गेटिंग अ जॉब और गेटिंग अ वर्क परमिट इज़ मच मोर एज़ कम्पेयर टू दोस्त जिनको एज अबव 30 है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। और एक चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बताऊँगा कि LMIA रिलेटेड जॉब आपको ईजिली नहीं मिलती है। 3 तरीके से मिलती है, आपको मैंने पहले बता रखा था। एक होती है जो 99% चांसेस होते हैं, वो होती है पैसे देख के खरीदी जाती है। दूसरी होती है आप jobsbank.gc पे जाओ या रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास जाओ या आप खुद ट्राई करो, लोगों से बात करो, ओनर से बात करो। जितने भी मेनली इंडियन है या मिडिल ईस्ट के, साउथ इंडियन या साउथ एशिया के जो लोग हैं, वही आपको LMI रिलेटेड जॉब देते हैं। देते क्या है, मतलब आपको बेचते हैं, सिंपल सी बात है, वो भी आपको बेचेगी। और आपको जो jobsbank.gc या सी में जाओगे, अगर आप ऑनलाइन सर्च करते हो, रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास जाते हो, बहुत ही मेनली 1% चांस है कि आपको जॉब मिल जाए। और आपको जितनी भी जॉब्स मिलेगी वो आपको मेनली 99% आपको स्किल बेस्ड जॉब ही मिलेगी, चाहे वो प्लम्बर से रिलेटेड हो, बार्बर हो, शेफ़ हो, या पेंटर हो, या रूफिंग हो, या मैकेनिक से रिलेटेड हो, या कारपेंटर से रिलेटेड हो। बहुत ही कम चांस है कि आपको IT फील्ड से रिलेटेड या एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड से रिलेटेड जॉब मिले। उसका रीज़न ये है, या जो करने वाले यहाँ पे और कनाडा आने के लिए लाखों करोड़ों लोग हैं,
तो वाई समवन विल हायर यू, वो तभी हायर करेंगे जब आप उनको कुछ पैसे दोगे, ठीक है। बात सीधी पैसे पे ही आती है। और तीसरी चीज़ है कि अगर आपका कोई फैमिली में किसी का बिज़नेस है, कोई नोन कॉन्टैक्ट में जो आपके रिलेटिव है, जो बहुत अच्छे आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, तो आपके शायद चांसेस है कि आपको मिल जाए। लेकिन उसमें भी थोड़ा आनाकानी होगा, लेकिन वही एक तरीका है कि आपको थर्ड स्टेप है या थर्ड तरीका है जिसमें आपको LMI रिलेटेड जॉब मिल जाए। अगर उनका LMI रिलेटेड बिज़नेस अप्रूव्ड बिज़नेस होगा तो आपको LMI रिलेटेड जॉब मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए भी आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस और साथ साथ अगर आपकी एज अंडर 30 है तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो आपको ईज़िली LMI रिलेटेड जॉब मिल जाएगी। आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा, आपका वीज़ा अप्रूव्ड होगा, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर इमिग्रेशन भी चेक करते हैं कि अगर आपको जॉब दे रहे हैं तो किस बेसिस पे दे रहे हैं। अगर आप, उनका कहने का मतलब ये होता है कि अगर आपको कैनेडियन जॉब सीकर नहीं मिल रहे, कनाडा में वो आपको ऐसे एम्प्लॉयज़ नहीं मिल रहे, तो आप बाहर किसी कंट्री से आप मंगवा लो। एक चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा वर्क परमिट के रिगार्डिंग, अगर आप अपनी होम कंट्री से अप्लाई करते हैं तो वर्क परमिट मिलने में आपको 10 से 12 महीने लगते हैं। लेकिन अगर आप फिज़िकली प्रेजेंट होते हैं कनाडा के अंदर, तो आपके चांसेस टू गेटिंग अ वर्क परमिट, लाइक कन्वर्टिंग फ्रॉम विजिटर वीज़ा टू वर्क परमिट और कन्वर्टिंग फ्रॉम टूरिस्ट वीज़ा टू वर्क परमिट इज़ मेनली हाई, इट्स क्वाइट हाई। और जो आपको विद इन 4 मंथ्स के अंदर आपको वर्क परमिट मिल जाता है, अगर आपका सब कुछ ठीक ठाक चलता है और आपका लक अच्छा होता है तो। और जिसके थ्रू आप करवा रहे हो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से करता है या नहीं, वो भी मैटर करता है काफ़ी। अब जो थर्ड पॉइंट है वो बात करते हैं, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है। देखो, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, उसके बाद आप PG डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट कोर्स करने आते हो, PG सर्टिफिकेट कोर्स करने आते हो, तो चांसेस काफ़ी कम होते हैं टू गेट इनटू द स्टडी परमिट। क्योंकि वीज़ा ऑफिसर, इमिग्रेशन वाले जब आप वीज़ा लगाते हो आपको यही कहते हैं कि भैया आप लगा रहे हो, आपके पास ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस है, तो हम आपको वीज़ा क्यों दें। क्योंकि आप वो वाला कोर्स लो जिसमें आपको अपस्किलिंग हो, जिसमें आपको कुछ नॉलेज मिले, जिसमें आपको कुछ एक्सपीरियंस हो, जिसमें आपको कुछ सीखने को मिले, जो चीज़ आपने ऑलरेडी सीखी हुई है, जिसमें आपने ऑलरेडी महारत हासिल करी हुई है, और उससे कम कोई कोर्स आप लेना चाहते हो, कोई कम सर्टिफिकेट वाला कोर्स लेना चाहते हो, तो वो आपको डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड आकर वीज़ा आपका रिजेक्ट कर देंगे। इसमें एक चीज़ ये है कि अगर आपके पास BBA है, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके पास BBA है और साथ साथ आपके पास MBA डिग्री भी है, अब इसमें MBA की डिग्री आप छुपा सकते हो और सिर्फ BBA दिखा सकते हो, और उसके बाद किसी ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स को आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में। लेकिन अगर आपके पास ड्यूल डिग्री है तो उसमें आप छुपा नहीं सकते हो कि ड्यूल डिग्री में आपका एक ही डिग्री के अंदर दोनों आपकी डिग्री मेंशन होती है, तो वो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्टीज होगी। तो उस केस में आपको मैं यही कहूँगा कि आप अगर सीधा LMI रिलेटेड जॉब या वर्क परमिट पे आते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप स्टडी परमिट में आते हो। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और ऐड करना चाहूँगा, आप स्टडी परमिट पे आओ, वर्क परमिट पे आओ, एक चीज़ याद रखना, जो आपका अमाउंट लगता है, मतलब अगर आप स्टडी परमिट में आते हो, आपकी जो फ़ीस लगती है, स्टडी फ़ीस लगती है, अगर आप LMI रिलेटेड जॉब पे आते हो, आपका जो फ़ीस लगती है वो मेनली लगभग सेम ही लगती है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिफरेंस होता है। अगर आप हार्ड वर्क करोगे, रिसर्च करोगे, तो मेरे ख्याल से LMI रिलेटेड जॉब वर्क परमिट में आपको जो जॉब लगेगी वो कम लगेगी एज़ कम्पेयर टू स्टडी परमिट। बाकी वो भी डिपेंड करता है आप किस इमिग्रेशन कंसल्टेंट से बात करते हो, क्योंकि हर एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट का अपना अपना ही रेट होते हैं, अपने अपने प्राइसेस होते हैं। कोई कहता है कि हम आपको ऐसे एरिया में भेजेंगे, फॉर एग्जांपल हम आपको रूरल एरिया में भेजेंगे, उसका पैसा ज़्यादा होगा। अगर आप सिटी में वर्क करोगे उसमें पैसा कम लगेगा, उसका भी रीज़न है। अगर आप सिटी में वर्क करते हो, फॉर एग्जांपल आपने सिटी में वर्क किया अल्बर्टा में, किसी भी एडमिंटन, कैलगरी में, तो आप 1 साल के बाद एलिजिबल होते हो। अगर आप यही सेम रूरल एरिया में वर्क करते हो अल्बर्टा में, तो आप 6 महीने के बाद एलिजिबल होते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये दोनों क्लोज परमिट होता है फॉर द 2 ईयर्स के लिए। 2 साल से पहले आप छोड़ नहीं सकते उस एम्प्लॉयर को, तो ये चीज़ याद रखना। और 2 साल ख़त्म होने के बाद आपको 3-4 महीने लगेंगे PR मिलने में, PR कार्ड मिलने में। तो ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा के रखना। तो यार अब बात करते हैं उनके लिए जिनकी एज अबव 30 है। अगर आपकी एज अबव 30 है, 35 है, 40 से ऊपर है, तो आपके चांसेस कम होते हैं टू गेट इनटू द स्टडी परमिट। अगर आपकी एज 30 से और 35 के बीच में है, तो आप तब भी आपके चांसेस थोड़े बहुत है कि आपको स्टडी परमिट, स्टडी वीज़ा आराम से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी उम्र 35 से ऊपर है, तो आपके चांसेस काफ़ी हाईली होते हैं कि आपको स्टडी परमिट नहीं मिलेगा, आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो उस केस में आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि एज फैक्टर भी काफ़ी मैटर करता है। अगर आपके पास अच्छा, अभी बोलो कि मेरे पास तो बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, मेरे पास 8-10 साल का एक्सपीरियंस है और मेरे पास अच्छी खासी डिग्री भी है, चाहे मेरे पास मास्टर्स भी क्यों ना हो या मेरे पास ग्रेजुएट की डिग्री भी क्यों ना हो, लेकिन मेरी एज जो है वो अबव 30 है, तो उस केस में मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, इट्स बेटर इफ़ यू कम ऑन वर्क परमिट या मीन्स LMI रिलेटेड जॉब, रेदर देन
कि आप स्टडी परमिट में आओ। मैंने आपको पहले ही कहा, स्टडी परमिट में, स्टडी वीज़ा में और वर्क परमिट में पैसा लगभग सेम ही लगता है, बल्कि अगर आप अच्छी खासी रिसर्च करोगे, समझदारी से स्टेप बाय स्टेप एक्शन लोगे और बहुत सारे इमिग्रेशन कंसल्टेंट से बात करोगे, तो मेरे हिसाब से आपका वर्क परमिट में या LMI रिलेटेड जॉब में पैसा कम लगेगा एज़ कम्पेयर टू स्टडी परमिट। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है और ये बिल्कुल रियलिटी, बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी धक्के खाए हैं, क्योंकि मैंने भी अपना विजिटर से स्टडी, उसे विजिटर से वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाया है। और मैंने पैसे दे के नहीं करवाया, मैंने जो करवाया था वो jobsbank.gc.ca से थ्रू करवाया था। मैंने कम से कम 700-800 जगह इंटरव्यू दिए। मेरे को वहाँ से मेरे को मेल भी आया दैट यू कैन ज्वाइन, बट वहाँ पे बहुत सारी जगह ऐसा भी था कि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। मैंने कोई पैसा नहीं दिया, जो मुझे मिला, जिस तरह मैंने कन्वर्ट किया, वो बहुत रेयर से रेयर चांसेस है टू गेट इनटू द वर्क परमिट, क्योंकि सभी को पता है, सभी ओनर्स को पता है जिनका भी बिजनेस है, कि यहाँ पे कनाडा के लिए लोग आने के लिए मर रहे हैं, और जब मरते हैं तो वो पैसे भी आराम से अच्छे खासे देते हैं। उनके पास लोगों की कोई कमी नहीं है, उनके पास सिर्फ उनकी कमी है कि कौन कितना जल्दी पैसे देता है। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको कुछ अपनी तरफ से सजेशन देना चाहूँगा कि आपको किस में आना चाहिए, वर्क परमिट पे या स्टडी परमिट पे। देखो यार, अगर आपकी एज अबव 30 है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास सिर्फ डिग्री है, मतलब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई पेपर्स में नहीं है, तो आप सीधा स्टडी परमिट पे आओ अगर आप 30-35 से बीच में हो। लेकिन अगर आपकी एज बिलो 30 है, आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, आपके पास ग्रेजुएट डिग्री भी है, और अगर आप स्टडी परमिट पे नहीं आना चाहते हो, तो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना चाहूँगा, LMI रिलेटेड जॉब पे आओ, वर्क परमिट पे आओ। इट वुड बी मच एंड मच बेटर, बिकॉज 2 साल आप पढ़ाई भी वेस्ट करोगे, यहाँ जाओगे धक्के खाओगे, पार्ट टाइम जॉब करोगे, असाइनमेंट करोगे, ये चीज़ें करोगे, वो चीज़ें करोगे, तो इट्स बेटर सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आओ और ऐसे प्रोविंस में जाओ जहाँ पे आपको 1 साल के बाद आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाओ। आफ्टर 1 ईयर आफ्टर 6 मंथ्स के बाद, लाइक अल्बर्टा में, सस्कैचुअन में जाओ, नोवा स्कोशिया में जाओ या मैनिटोबा में जाओ, आप यहाँ पे इजीली PR आपको मिल जाता है अगर आप LMI रिलेटेड जॉब करते हो तो। और अगर आपकी एज अबव 40 है या अबव 35 है, तो मैं आपको सीधी सी बात कहूँगा कि आप सीधा LMI रिलेटेड जॉब पे आओ, वर्क परमिट पे आओ, क्योंकि आपका कोई तुक नहीं बनता कि आप स्टडी परमिट पे आओ, क्योंकि आपके चांसेस काफ़ी हाई है कि आपका वीज़ा, स्टडी वीज़ा ईज़िली रिजेक्ट हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप वर्क परमिट पे आओ, उसमें भी काफ़ी कम चांसेस होते हैं। अब और दूसरी चीज़, अगर आपकी एज 35 से ऊपर है, तो ऐसे प्रोविंस को चूज़ करो जहाँ पे आपको आराम से वीज़ा वर्क परमिट का मिल जाए। ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया को छोड़ के आपको अगर मैं सजेस्ट करूँगा, जो मैंने पहले बोला, नोवा स्कोशिया, मैनिटोबा और अल्बर्टा या सस्कैचुअन, इसी में आपके हाई चांसेस है टू गेट इनटू द वर्क परमिट अगर आपकी एज काफ़ी है तो। मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और वीडियो को पसंद आती है लाइक एंड शेयर जरूर करना। माइंड में कोई भी क्वेश्चन होता है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन पे जरूर कमेंट करना। एंड इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी, यू कैन सपोर्ट मी थ्रू सब्सक्राइबिंग इट। तो चलते हैं, आज को वीडियो एंड करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय लाइफ, टेक केयर।